चलो शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया जो हम शुरू करते हैं यहाँ से यूरोपीय कंपनी के आगमन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है पुर्तगीज़ जो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है 1498 में। देन उसके बाद आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1595 में। अंग्रेज कंपनी आती है 1600 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1664 में। तो पुर्तगीज़ लोग जब आते हैं तो ये जो अपनी फैक्ट्री लगाते हैं 1498 की जगह 1503 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। और डच लोग जो आते हैं डच लोग अपनी फैक्ट्री लगाते हैं 1600, मतलब डच लोग आते हैं 1595 में बस। अपनी जो फैक्ट्री लगाते हैं वो 1602 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। और अंग्रेज जो आते हैं 1600 में आते हैं और ये अपनी जो फैक्ट्री लगाते हैं वो लगाते हैं 1608 में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1600 में। एंड देन ये हो जाता है 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है और 1664 में आती है। और 1668 में अपनी फैक्ट्री लगाती है कहाँ पे, तो सूरत में ये अपनी फैक्ट्री लगाती है। सूरत में ये अपनी फैक्ट्री लगाती है। तो पुर्तगीज़ की जो है ना हेडक्वार्टर जो होता है इनका कोची होता है। तो पुर्तगालीज़ में सबसे पहले आता है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा आता है 1498 में। आने के बाद ये कहाँ पहुँचता है, कालीकट पहुँचता है। उस समय कालीकट का राजा कौन था, जमोरिन था। उसका क्या करता है, स्वागत करता है। गुजरात का राजा कौन होता है, तो जमोरिन क्या करता है, इसका स्वागत करता है। तो वास्को डी गामा ने काली मिर्च यहाँ से, वो इंडिया से काली मिर्च ले आता है जिसको वो बेचकर 60% मुनाफा कमाता है। तो वो जाके पुर्तगीज़ लोगों को बताता है। तो पुर्तगीज़ लोगों को जब वो बताता है तो सब उसके बाद आता है फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा। फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा पहला गवर्नर होता है, पुर्तगीज़ लोगों का पहला गवर्नर होता है फ्रांसिसो डी अल्मेड़ा। ये पहला पुर्तगाली वायसरॉय और गवर्नर था भारत में। ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। तो पहला गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। कहाँ पे, तो हिंद महासागर में। ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू की थी हिंद महासागर ने। फिर इसके बाद आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। सो नो, इसके बैटल के बारे में बढ़ते हैं। तो फ्रांसिसो दी अल्मेड़ा 1508 में लड़ता है बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल लड़ता है ये किसके साथ, तो महमूद बेगारा, गुजरात का शासक होता है महमूद बेगारा। जहाँ पर ये हार जाता है। बैटल ऑफ चौल में क्या करता है कि बैटल ऑफ चौल में महमूद बेगारा इसे हरा देता है। कौन हरा देता है, फ्रांसिसो दी अल्मेड़ा हार जाता है बैटल ऑफ चौल में। फिर उसके बाद आता है अल्फांजो दी अल्बुकर्क। अल्फांजो दी अल्बुकर्क जब आता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही पुर्तगीज़ को इंडिया में इस्टेब्लिश करता है। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन होता है, तो अल्फांजो दी अल्बुकर्क होता है। जो क्योंकि ये 1509 में लड़ता है बैटल ऑफ दीव। और बैटल ऑफ दीव में क्या करता है, उनके रूलर को हरा के जीत जाता है और पुर्तगीज सत्ता को भारत में स्थापित कर देता है। तो ये क्या करता है, रियल संस्थापक होता है। भारत में जो सबसे पहले दुर्ग का निर्माण था इन्हीं लोगों ने, इसने ही करवाया था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। अल्फांसो दी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण कराया था। ये दुर्ग बनवाया था, कोची में बनवाया था। एंड देन उसके बाद आता है नीनो दी कूना। नीनो दी कूना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये करता है गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। 1510 में गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। और बीजापुर के रूलर से गोवा को छीन लेता है। बीजापुर के रूलर से गोवा को क्या करता है, छीन लेता है। बीजापुर के रूलर से गोवा को छीन लेता है। एंड देन अगर फिर उसके बाद पढ़े, यही बैटल जो है 1508 में बैटल ऑफ चौल लड़ता है जहाँ पे वो हार जाता है। बैटल ऑफ दीव लड़ता है एंड देन बैटल ऑफ गोवा, मतलब बैटल 1510 में गोवा को अपनी रूल राजधानी बनाया था। पुर्तगीज़ के बारे में कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट देखते हैं। तो पुर्तगाली जो है ना सबसे पहले इंडिया में आए थे, लेकिन सबसे बाद में 1961 में गए थे। तो गोवा और दमन द्वीप इंडिया में कब शामिल हुआ था, तो 1961 में शामिल हुआ था गोवा और दमन द्वीप। यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारियों ने ही भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था और समुद्रिक व्यापारिक दुर्ग भी बनवाया था। पुर्तगाली द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक, मतलब जो बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करते थे ना, वहाँ पे हुगली को एज अ अड्डा इस्तेमाल करते थे। तो इसके बारे में ना शाहजहाँ को मालूम चल जाता है। इसके बारे में शाहजहाँ को मालूम चल जाता है, मुगल बादशाह शाहजहाँ को 1632 में वो आता है और हुगली में जो इनकी जो बस्ती होती है ना, हुगली की सारी बस्तियों को डिस्ट्रॉय कर देता है और इनको बंदी बना लेता है, पुर्तगीज़ लोगों को बंदी बना लेता है। पुर्तगालियों ने बंगाल, एंड देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शाहजहाँ इनकी बस्तियों को डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड देन इसके बाद पढ़ता है, पुर्तगालियों ने बंगाल के हुगली में भी अपनी एक फैक्ट्री का निर्माण करवाया था। बंगाल के हुगली में भी इन्होंने एक फैक्ट्री का निर्माण करवाया था। तो एक और पॉइंट देखते हैं, थॉमस बेस्ट क्या होता है, अंग्रेज गवर्नर होता है। अंग्रेज मतलब वो होता है
अंग्रेज दरोगा होता है या आर्मी सोल्जर कह सकते हैं, जिन्हें सवाले के स्थान पे क्या करता है, इन लोगों को हरा देता है। पुर्तगीज लोगों को किसने हरा दिया था, तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज लोगों को कहाँ पर हराया था, तो सवाले के स्थान पे पुर्तगीज लोगों को थॉमस बेस्ट हरा देता है। तो अब देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी 1602 में इंडिया आती है। डचों ने सबसे पहले अपने बंगाल में जो है ना पीपली में फैक्ट्री लगाई थी। फिर उसके बाद इन्होंने चीन सूरा में जो फैक्ट्री लगाई उसको गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। चीन सूरा में इन्होंने एक फैक्ट्री लगाई थी जिसको गुस्तावस गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो डच बड़े इंपॉर्टेंट इसलिए थे कि डच लोगों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए, डच लोगों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहले पूंजी कंपनी बनाई थी। तो भारत में सबसे पहले पूंजी कंपनी किसने बनाई, तो डच लोगों ने बनाई थी। बैटल ऑफ बेदारा लड़ी जाती है 1759 में। बैटल ऑफ बेदारा लड़ी जाती है 1759 में। वेस्ट बंगाल में लड़ा जाता है। बेदारा एक वेस्ट बंगाल में जगह है, वहाँ पे बैटल ऑफ बेदारा लड़ी जाती है। जिसमें क्या किया जाता है, डच और अंग्रेज़ों के बीच में बैटल हो जाती है, जहाँ पे ये लोग है ना अंग्रेज़ों को भगा देते हैं। मतलब डच डच लोगों को अंग्रेज क्या करते हैं, भगा देते हैं। ठीक, क्योंकि एक संधि हुई थी इनके बीच में कि उनको इंडोनेशिया दे दिया था। फिर आता है अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो है ना, इसका होता है मीर। जो अंग्रेज में है ना, ये लोग अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। तो कासिम बाजार में जो है ना फैक्ट्री लगाना था इन लोगों के। तो कासिम बाजार फैक्ट्री का ना जॉब चौर्नक होता है, प्रमुख होता है वहाँ का जो डायरेक्टर होता है। वो कहता है नहीं, हम कासिम बाजार की जगह कहाँ पे लगाएंगे, मतलब कासिम बाजार हुगली के स्थान पर हम कहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, तो हुगली के स्थान पर हम लगाएंगे सूतानदी कलकत्ता में अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, जिस कारण कलकत्ता बसा था। ठीक है, 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल का गठन हुआ जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। इस जब 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारत के साथ व्यापार करने का परमिशन दे दिया था। तो इस दौरान भारत का बादशाह कौन था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो भारत का बादशाह अकबर होता है। लीवेंट कंपनी को सबसे पहले भारत के साथ अधिक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जहांगीर के टाइम पे ना शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, जो पहले मसूलिमपट्टनम में अपने कारखाना लगाती है, देन उसके बाद सूरत में अपनी कप फैक्ट्री लगाती है 1613 में। सबसे पहले वो मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना लगाती है। डच ने 1616 में डच लोग अपनी सूरत में कार फैक्ट्री लगाते हैं। एंड देन फ्रेंच लोग जो होता है 1668 में अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाते हैं, तो सूरत में लगाते हैं। बॉम्बे, इनकी जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी पहले सूरत ही थी, जो बाद में बॉम्बे शिफ्ट की जाती है। तो बॉम्बे का अंग्रेज गवर्नर होता है जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड क्या करता है कि 1668 में पश्चिम घाट के मुगल बंदरगाहों को अपने कब्जे में ले लेता है। जिससे वहाँ के हज यात्रियों को ये बंदी बना लेता है। कौन, तो जॉन चाइल्ड। तो इसको बाहर करने के लिए औरंगजेब क्या करता है कि इसको है ना भगाने के लिए औरंगजेब कहता है भारत से भाग जा, अब दिखना मत यहाँ पे। फिर उसके बाद आता है डुप्ले। डुप्ले ने है ना यूरोपियन आर्मी, डुप्ले ने एक ऐसा व्यक्ति होता है जो यूरोपियन आर्मी को है ना राजाओं के दरबार में लगवाता है, पर मतलब उनके ही खर्चे पे उनके दरबार में क्या लगाता है, यूरोपियन आर्मी को स्टैब्लिश करता है। तो डुप्ले ने क्या किया था, राजाओं के झगड़ों में पार्टिसिपेट किया था। ये फ्रेंच था। ठीक, तो कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन देख लेते हैं। कलकत्ता को किसने बसाया, तो जॉन चार्नोक ने बसाया। भारत के साथ व्यापार करने का सबसे पहले ऑफिशियली अधिकार किसको मिला था, तो लीवेंट कंपनी को मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम इस्टेब्लिशमेंट के समय भारत का राजा कौन था, तो अकबर था। सूरत में सबसे पहले कारखाना लगाया था, अंग्रेजों ने लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कौन थी, तो सूरत थी, जिसे बाद में बॉम्बे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो सूरत में सबसे पहले कारखाना किसने लगाया, तो अंग्रेजों ने लगाया था। ठीक, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने ज़मीन पर कब्जा करने के लिए चक्कर में भारतीय राजाओं के झगड़ों में पार्टिसिपेट किया, वो तो जॉन डुप्ले था। ठीक है, यूरोपियंस को सबसे अच्छा शोरा और अफीम कहाँ से मिलता था, तो वो मिलता था भाई बिहार से मिलता था। शोरा और अफीम कहाँ से मिलता था, तो बिहार से मिलता था। बिहार अफीम उत्पादन के लिए बहुत फेमस जगह थी। अंग्रेजी काल में बिहार अफीम उत्पादन का बहुत फेमस टॉप जगह थी। किसने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है, उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है, तो जीबी मैकेले ने कहा था। ये वाला पॉइंट किसने कहा था, तो जीबी मैकेले ने कहा था। एंड रिकॉर्डिंग चल रही है। तो अब जीबी मैकेले के बाद देखते हैं फ्रांसीसी के बारे में देखते हैं। तो फ्रांसीसी इंडिया में कब आते हैं, तो फ्रांसीसी इंडिया में आते हैं जब लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट ने क्या किया था 1664 में
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था, जिसको देस इंडेस ओरिएंटेस भी कहा जाता है, देस इंडेस ओरिएंटेस भी कहा जाता है, जो 1667 में चलती है कैरो के नेतृत्व में। एक कैरो आदमी होता है, उसके नेतृत्व में कब चलती है, तो 1667 में चलती है और 1668 में इंडिया पहुंचती है। 1600 मतलब 64 में कंपनी बनी थी, तो 1667 में चलते हैं, पहुंच जाते हैं। तो 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई 1668 में। और गोलकुंडा के राजा से परमिशन लेके मसूलीपट्टनम में भी अपनी एक फैक्ट्री लगा देते हैं। अब भाई जो फ्रेंच लोग होते हैं ना, बड़े ही बेकार होते हैं, ये बैटल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बैटल्स ऑफ कर्नाटका लड़ी जाती है फ्रेंच में, है ना, बैटल्स ऑफ कर्नाटका लड़ी जाती है। तो बैटल्स ऑफ कर्नाटका जो चालू होती है, बैटल्स ऑफ कर्नाटका जो चालू होती है, वो चालू होती है यहाँ से। तो पहला जो बैटल लड़ा था वो लड़ा था 1746 से 48, ऑस्ट्रेशिया पर अधिकार करने के लिए लड़ा जाता है, जिसमें एपा शेला की संधि साइन होती है। यहाँ पर कर्नाटक में सेंट थॉम का युद्ध होता है, कर्नाटक में सेंट थॉम का युद्ध होता है 1746 से 48। ऑस्ट्रेशिया पर अधिकार करने के लिए बैटल होता है। एपा शेला की संधि साइन होती है, कर्नाटक में सेंट थॉम का युद्ध होता है। दूसरा जो बैटल होता है वो 1749 से 1754 तक चलता है, ये हैदराबाद और कर्नाटक पे उत्तराधिकार करने के लिए था। ठीक है, यहाँ पे पौंडुचेरी की संधि साइन होती है और यहाँ पे अंबुर का बैटल लड़ा जाता है, जो होता है 1749 में लड़ा जाता है। अंबुर का बैटल लड़ा था 1749 में, हैदर जंग लड़ता है इसमें। ठीक, फिर उसके बाद 1763 का टाइम आता है, जहाँ पे सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा जाता है, 7 सालों का युद्ध लड़ा जाता है, जो पेरिस की संधि में समाप्त होता है। यहाँ पे बैटल ऑफ वांडीवश होता है। वांडीवश में अंग्रेज की तरफ से आयर कुट लड़ रहा होता है, फ्रेंच की तरफ से काउंट लाली लड़ रहा होता है। तो ये कुछ था बैटल ऑफ कर्नाटका। एंड देन फिर फ्रांसीसी कभी दक्कन में शक्ति आंदोलन क्यों नहीं स्थापित कर सकते अपनी, क्यों नहीं स्थापित कर सके, क्योंकि अंग्रेज जो दक्कन प्रांत जो था ना हमारा, दक्कन प्रांत ये वाला जो प्रांत है ना, महाराष्ट्र रीजन वाला, ये बहुत ही यहाँ पे अंग्रेज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। इस रीजन में अंग्रेज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए कभी वो भारत में मतलब वहाँ पे नहीं जा सकते, और फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे भारत। तो ये फ्रेंच के बारे में ख़त्म होंगे। अब देखते हैं बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त होने वाला बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो वो था मुर्शीद कुली खां, जिसका नाम मुर्शीद कुली जफर खां भी है। ये क्या करता है कि अपनी राजधानी को ढाका से अपनी राजधानी को मकसूदाबाद ले जाता है और उसका नाम क्या रख देता है, मुर्शिदाबाद रख देता है। उसका नाम ये क्या रख देता है, मुर्शिदाबाद रखता है। भूमि बंदोबस्त की इजारा व्यवस्था को लागू करता है। फिर उसके बाद आते हैं अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों से करता है, अलीवर्दी खां यूरोपियंस की तुलना मधुमक्खियों से करता है। सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी उसने अंग्रेजों को क्या कहता है, उसमें बंद कर दिया था, ताबूत खाने में बंद कर दिया था। तो फिर उसके बाद सिराजुद्दौला के समय ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई। ब्लैक होल जो ट्रेजिडी हुई वो मतलब कलकत्ता में हुई। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है, क्योंकि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला को हरा देता है। तो भारतवर्ष में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ा जाता है, कहाँ पे लड़ा जाता है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के साथ लड़ा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कहाँ पे है, तो भागीरथी नदी जो प्लासी है वो कहाँ, भागीरथी नदी के पास है। रॉबर्ट क्लाइव सिजाउद्दौला को हरा देता है और इलाहाबाद की संधि साइन हो जाती है। सिराजुद्दौला को हरा देता है। रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट क्या कहता है, स्वर्ग से जना हुआ सेना नायक कहता है। स्वर्ग से जना हुआ सेना नायक कौन कहता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट कहता है। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी होता है मीर कासिम। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन होता है, मीर कासिम। ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है और यहाँ पर सेना का गठन यूरोपियन पद्धति पर करता है। यहाँ पर ये क्या करता है, सेना का गठन किस पर करता है, तो यूरोपियन पद्धति पर करता है। इसने अपने अधिकारियों को करप्शन में इन्वॉल्व होने के कारण जुर्माना भी लगाता है ये अपने अधिकारियों पर। अब देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करते हैं मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड के साथ बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा होता है, तो हेक्टर मुन्नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि साइन होती है। कंपनी द्वारा मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था नजराने के तौर पे, मतलब एज ए पेंशन देना था। तो बक्सर का बैटल भारत में बड़ा ही इंपॉर्टेंट निर्णायक सिद्ध होता है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों को हराने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था और यहाँ पे इनको वास्तविक सत्ता मिल जाती है। भारत में अगर अंग्रेज जो वास्तविक स्थापित हुई थी तो वही थी बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे।
तो बंगाल बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या किया जाता है, बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है, बंगाल में द्वैत शासन लागू होता है, तो बंगाल और बिहार के लिए किसका उप नवाबों की भर्ती होती है, तो बंगाल के लिए मोहम्मद राजा का भर्ती की जाती है और बिहार के लिए सिताब रॉय की भर्ती की जाती है। ये बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था को दर्शाता है जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। सड़कों का निर्माण करने के कारण गारो और खासी जनजाति के संपर्क में आ जाते हैं कौन, तो ये आ जाते हैं अंग्रेज आ जाते हैं जो उनके खिलाफ अटैक कर देता है। के एम पनिकर ने कहा था कि बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया गया है। बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया गया, कौन कहता है, तो के एम पनिकर कहता है। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में स्थापित किया वो बैटल ऑफ बक्सर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम सेकेंड ने। उस समय गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। जब दीवानी दी गई तो उस समय गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। दीवानी प्रदान किए जाने के बाद अंग्रेज खासो जनजाति के संपर्क में आए जिनसे उनका झगड़ा वगड़ा भी चल रहा था। शाह आलम सेकेंड में दीवानी प्रदान की उड़ीसा की, बंगाल की, बिहार की 12 अगस्त 1765 को। ठीक। और अंबुर का बैटल किसके साथ लड़ा गया था, 1749 में लड़ा गया, मुजफ्फर जंग ने लड़ा था। अंबुर का बैटल किसने लड़ा था, तो मुजफ्फर जंग ने लड़ा था 1759 में लड़ा, 1749 आता है अंबुर का बैटल लड़ा था, 1749 में लड़ा जाता है अंबुर का बैटल। तो ये ख़त्म हो गया। एंड देन फिर आते हैं हम सिख और पंजाब, पंजाबियों के बारे में पढ़ते हैं, पंजाबी के बारे में। सिख संप्रदाय की स्थापना कौन करता है, तो गुरु नानक जो होता है सिख संप्रदाय की स्थापना करता है। इसके अनुयायी सिख कहलाए थे। ये बाबर और हुमायूं के समकालीन था, तो ये किसके समकालीन हो जाता है, ये बाबर और हुमायूं के समकालीन था। गुरु नानक ने संगत और पंगत शुरू किया था। गुरु नानक ने किसका चालू किया था, संगत और पंगत। संगत में क्या होता था, एक धर्मशाला होती थी जिसमें सब लोग साथ में बैठते थे। पंगत क्या होता था, एक लंगर व्यवस्था होती थी। ठीक, सिंपल। पंगत क्या होती थी, एक लंगर व्यवस्था होती थी। संगत क्या, धर्मशाला जहाँ पे सब लोग साथ में बैठते थे। ठीक। गुरु नानक की जो डेथ हो जाती है वो, गुरु नानक की डेथ कहाँ होती है, तो गुरु नानक की जो डेथ होती है वो करतारपुर हो जाती है, जहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया है। फिर आते गुरु अंगद। गुरु अंगद जो इनके दूसरे गुरु होते हैं, इनका नाम लाना था। इन्होंने क्या किया था, लंगर व्यवस्था को परमानेंट कर दिया। इन्होंने लंगर व्यवस्था को परमानेंट कर दिया। और इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की क्या की थी, शुरुआत की थी। फिर इनके आते हैं तीसरे गुरु, इनके आते हैं थर्ड गुरु। इनके आते हैं तीसरे गुरु जिनका नाम था गुरु अमरदास। इन्होंने अलग शादी का तरीका बताया, हिंदुओं से अलग शादी का तरीका बताया जिसको लवन कहा जाता है, जिसको लवन कहा जाता है। इन्होंने मतलब सबसे अलग शादी की व्यवस्था बताई जिसको लवन कहा जाता है। इनकी एक बेटी थी, इनकी बेटी थी बीबी भानी। इनकी बेटी थी बीबी भानी को अकबर ने ना 200 गांव दान में दिए थे। बीबी भानी का हस्बैंड जो था वो था रामदास। बीबी भानी का जो हस्बैंड था वो था रामदास। बीबी भानी का जो हस्बैंड होता है वो रहता है रामदास। ठीक है। तो चौथा गुरु कौन बनता है, गुरु अमरदास के मरने के बाद गुरु रामदास चौथे गुरु बनते हैं। तो गुरु रामदास कौन से गुरु बनते हैं, तो चौथे गुरु बनते हैं। इसने क्या किया कि अकबर ने जो इसको ज़मीन दी थी ना उस पर क्या बनवा देता है, अमृतसर शहर बनवा देता है। ठीक है, अमृतसर शहर बनवा देता है। और उसके बाद अपने बेटे अर्जुन देव को कौन सा गुरु बना देता है, तो पांचवा गुरु बना देता है। अर्जुन देव को कौन सा गुरु बना देता है, पांचवा गुरु बना देता है। तो अर्जुन देव बड़ा चालू होता है। अर्जुन देव जब जैसी गद्दी पे बैठता है वो क्या कर देता है कि गुरु के जो पद होता है ना, गुरु का पद को पैतृक कर देता है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये बात कह देता है वो। ठीक है। तो रामदास का बेटा जिसको गुरु बना देता है ये। फिर उसके बाद है ना इसने क्या किया था, अमृतसर में ना हरमंदिर साहब बनवाया था। जो इसके बाप ने अमृतसर बनवाया था ना, वहाँ पे क्या बनवाता है, ये हरमंदिर साहब बनवा देता है। और गुरु गोबिंद सिंह सॉरी धार्मिक ग्रंथ, तो मतलब जो है ना इनके जो मतलब सिखों के बाइबिल आदि ग्रंथ की रचना करता है। सिखों के बाइबिल मतलब आदि ग्रंथ की रचना कौन करता है, तो अर्जुन देव क्या करता है, आदि ग्रंथ की रचना करता है जिसमें हमको कबीर के बारे में, रैदास के बारे में जानने को मिलता है। अब पढ़ते हैं इनके आठवें गुरु के बारे में। तो इनके जो आठवें गुरु होते हैं, उनका आठवें गुरु का नाम होता है हरकिशन। इनको दिल्ली जाकर औरंगजेब को है ना गुरु के पद के बारे में समझाना होता है कि गुरु का पद क्या होता है। और इनकी मौत हो जाती है, चेचक की वजह से इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब पढ़ते हैं हम नौवें गुरु। तो नौवां गुरु जो था वो गुरु तेग बहादुर था। नौवां गुरु जो था वो गुरु तेग बहादुर था। तेग बहादुर नौवां गुरु था। इसने इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब इसकी हत्या करवा देता है। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या कौन करवा देता, तो जहांगीर उनकी मतलब उनको बंदी बनवा देता है, तो उनकी हत्या वहीं हो जाती है, फांसी पे चढ़वा देता है। तो गुरु तेग बहादुर क्या करता है,
9वें गुरु होते हैं जो इस्लाम नहीं कबूलते, जिस कारण औरंगजेब उनको मार देता है। एंड देन फिर उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह क्या होता है, 10वें गुरु होते हैं। इनका जन्म पटना में होता है, इनका जन्म पटना में होता है, जहाँ पे पटना साहिब है। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था, तो अब पातशाह की उपाधि धारण करते हैं अपने आप को, सच्चा पातशाह या पातशाह की उपाधि धारण की थी इन्होंने, पातशाह की उपाधि धारण की थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार बताए थे, जैसे केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा। इन सबको है ना उनको अपने पास रखना था, और सबको अपने नाम के आगे सिंह जोड़ने के लिए बोला था। इन्होंने है ना फारसी में जफरनामा की रचना की थी, इन्होंने है ना फारसी में गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा की रचना की थी। ये याद है, मैं लिखना भूल गया था इसमें, तो इसको आप ये लोग याद रखिएगा कि फारसी में इसने क्या किया था, जफरनामा की रचना की थी। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करता है। 1699 में बैसाखी के दिन क्या करता है, खालसा पंथ की स्थापना करता है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत करता है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी कौन करता था, पाहुल प्रणाली की शुरुआत यही करता है। 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना भी करता है। ठीक है। आदि ग्रंथ को गुरुवाणी बना देता है, आदि ग्रंथ को एक गुरुवाणी बना देता है और कहता है अब कोई गुरु नहीं आएगा, तुम लोगों को इसी पे काम चलाना है। इसकी हत्या नांदेड़ स्थान पे कर दी गई थी, जहाँ पे नांदेड़ साहिब बनाया गया है। तो नांदेड़ साहिब बनाया गया जहाँ पे इसकी हत्या कर देता है कौन, पठान। तो अब आता है एक बंदा बहादुर। बंदा बहादुर क्या होता है, ये है ना इन लोगों का बड़ा अनुनायक होता है। तो बंदा बहादुर का नाम क्या होता है, लक्ष्मण दास, इसका ओरिजिनल नाम लक्ष्मण दास होता है। इसका बचपन का नाम लक्ष्मण दास होता है। इसका जन्म जो हुआ था ना जम्मू कश्मीर के पुंछ एरिया में हुआ था। ये एक सिर्फ सिख साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, ये एक सिख साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसने लौहगढ़ को राजधानी बनाया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के क्या क्या सिक्के जारी करवाए थे। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के इसने सिक्के जारी करवाए थे। शादरा एक जगह पड़ती है जिसको इसने ना कत्लगढ़ी बना दिया था। शादरा एक को कत्लगढ़ी के नाम से इसने क्या कर दिया था, फेमस कर दिया था। वहाँ पे बहुत ही मुगल सैनिकों को इसने मारा था। इसकी हत्या कौन करवा देता है, तो इसकी हत्या फारूक सियार इसको पकड़ता है और इसको मरवा देता है, बंदा बहादुर को मरवा देता है। अब देखते हैं, अब कुछ इन लोगों ने बैटल्स लड़ी थी। तो 1809 में अमृतसर की संधि साइन की जाती है। तो इसको करता है राजा रंजीत सिंह करता है, और लॉर्ड मैक्टॉफ क्या करते हैं कि 1809 में अमृतसर की संधि साइन की जाती है। तो इनके ना 2 एंग्लो बैटल हुए थे। पहला जो एंग्लो सिख बैटल जो हुए थे, पहला हुआ था 1845-46 में, और दूसरा हुआ था 1849 में, जिसको चिलियावाला युद्ध कहा जाता है। 2 संधि हुई थी, पहली लाहौर में, दूसरी भैरवल में 2 संधि साइन हुई थी। तो अभी चिलियावाला युद्ध जो है ना, लॉर्ड गफ लड़ रहा होता है, और उस गाँव से कौन लड़ रहा होता है, चिलियावाला युद्ध में कौन लड़ रहा था, लॉर्ड गफ, और शेर, सिखों की तरफ से शेर सिंह लड़ रहा होता है। कोहिनूर हीरा जो इनको मिला था शाह शुजा से इनको मिला था। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ मैंने जो पॉइंट लिखे थे। तो महाराजा रंजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से थे। रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि साइन हुई थी। 1798 में ना जमान सा आता है, जमान सा आता है ना, तो जब वो वापस जा रहा होता है तो उसकी जो तोपें हैं वो चिनाब रिवर में गिर जाती है, जिसको क्या करता है कि ये वापस करवा देता है कौन, तो रंजीत सिंह निकलवा के वापस करवा देता है। इससे वो खुश होके इसे लाहौर का प्रशासक बना देता है। तो लाहौर का इसको क्या बना देता है, प्रशासक बना देता है। को लाहौर का प्रशासक बना दिया जाता है, तो जिससे ये बड़ा खुश हो जाता है। तो इसके पास 2 राजधानी हो जाती है। पहली राजधानी लाहौर को राजधानी बनाकर रूल कर रहा होता है। तो अब ये क्या करता है, अमृतसर में जो भंगी मिसल उनको हरा देता है और अमृतसर को भी अपने अंदर ले लेता है। तो इसके पास ऐसे 2 राजधानी हो गई, लाहौर और अमृतसर। अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी हो जाती है। तो इसने कहा था कि मैं, ईश्वर की इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक जैसा देखूं। ये कहता है कि ईश्वर की इच्छा है मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी रोशनी को छीन लिया। इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है खड़क सिंह। खड़क सिंह जो होता है इसका उत्तराधिकारी होता है, वो बड़ा गंजेरी टाइप होता है। एंड देन फिर चिलिया वाला युद्ध के बारे में बात करें तो चिलिया वाला युद्ध जो होता है 1849 में होता है, जहाँ पे पंजाब सेना से शेर सिंह लड़ रहा होता है और ब्रिटिश सेना से लॉर्ड गफ लड़ रहे होते हैं। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है, तो लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल होता है। ठीक। महाराजा दिलीप सिंह जिसके लास्ट राजा होते हैं, जो सिख साम्राज्य का अंतिम राजा था। ये दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के समय है ना ब्रिटेन भेज दिया जाता है इनको। ठीक है, जहाँ पे वो पेंशन लेते हैं ब्रिटिश से। इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और रूसिया की भी यात्रा की थी, और इनकी मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड में इसको दफनाया गया, इंग्लैंड में ही इनको क्या किया गया है, दफनाया गया है। फिर लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी ने भारत पर मतलब रूल करने के लिए, पंजाब पर रूल करने के लिए तीन लोगों की एक परिषद बनाई थी, जिसमें होते हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेविल करके होते हैं, चार्ल्स ग्रेविल करके। 3 लोगों की एक कमेटी बनाई थी, लॉर्ड डफरिन ने बनाई थी। तो रंजीत सिंह का जो एरिया था वो था कश्मीर, मुल्तान, पेशावर,
लाहौर। ठीक। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो शाह शुजा ने दिया था। रंजीत सिंह को शाह शुजा ने दिया था। ये वहाँ का क्या होता है, राजकुमार होता है। इसने इनको ये हीरा दिया था, कोहिनूर हीरा दिया था। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग होता है जब एशियाटिक सोसाइटी बनती है, विलियम जोन्स ने बनाया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है ना, रिंग फेंस की जो नीति है, उसको हेस्टिंग्स और वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम इसको लागू किया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ को रिंग फेंस भी बोला जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम इसको लागू किया गया था। तो बंगाल में जो द्वय शासन है ना, इसको लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, इसको लागू किया था। बट जिसके अंदर बंगाल तथा बिहार के लिए एमडी रजा खां और सिताब रॉय, बिहार के लिए सिताब रॉय की नियुक्ति की गई थी। जो वॉरेन हेस्टिंग के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनने के बाद, वॉरेन हेस्टिंग के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनने के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बंगाल में द्वय शासन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो द्वय शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वय शासन का जो जनक माना जाता है वो लियोनस कार्टियस को माना जाता है। लियोनस कार्टियस को माना जाता है। कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पे महाभियोग चलाया गया था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स पे महाभियोग चलाया गया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जिस दीवानी और फौजदारी न्यायालय बनाए गए, तो भारत में सबसे पहले फौजदारी न्यायालय और दीवानी न्यायालय जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग द्वारा बनवाए गए थे। लॉर्ड कैनिंग द्वारा दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय बनवाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। सॉरी सॉरी, भारत में जो कोर्ट्स बनवाए गए थे वो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा बनवाए गए थे। बट इसको जो सबसे सक्सेसफुल किया था वो क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो यूपी के गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। एंड देन अभी आगे चलता है। तो 1802 में बसिन की संधि पे हस्ताक्षर किस किस के मध्य हुआ था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज मराठाओं के बीच पहली संधि साइन हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला मराठा राजा जो था वो पेशवा द्वितीय था। सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। बट सहायक संधि पर साइन करने वाला पहला शासक हैदराबाद था। हैदराबाद का था पहला शासक। किसका था? तो हैदराबाद का था। अब चलते हैं आगे। तो इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि पर साइन नहीं किए थे। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि पर कभी भी साइन नहीं किए थे। तो सहायक संधि पर साइन किया था, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, हम तपस। इससे पढ़ते हैं हम तपस। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, हम तपस। एंग्लो नेपाल युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम हुआ था, जहाँ पे सुगौली की संधि साइन होती है। 1816 में सुगौली की संधि साइन होती है। एंग्लो नेपाल वर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम हुआ था, जहाँ पे सुगौली की संधि साइन होती है। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर ही हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही हुआ था। सर टॉमस मूरो ने 1827 तक मद्रास के गवर्नर थे। उसी समय रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, जो तमिलनाडु में सबसे पहले लागू किया गया था। तमिलनाडु में सबसे पहले लागू किया गया था। तीसरे एंग्लो मैसूर के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तीसरे एंग्लो मैसूर के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के समय कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो सर टॉमस मुनरो जो 1827 तक मद्रास के गवर्नर थे, तो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया था। अब देखते हैं। ठगों के दमन के लिए लॉर्ड विलियम बेंटेक ने कैप्टन सिलीमैन को नियुक्त किया था, जिन्होंने 1500 ठगों को पकड़ा था। तो ठगों के दमन के लिए किसने काम किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटेक ने किया था ठगों के दमन के लिए। फिर आते सती प्रथा। सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटेक ने रोक लगाया था। राजा राम मोहन रॉय के साथ 1829 में इन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था। 1829 में सती प्रथा को बैन करवाया था। फिर 1789 में बंगाल से दासों को एक्सपोर्टेशन को बैन कर दिया गया था। बंगाल से हम दास नहीं ला सकते। फिर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी का जो पूरा नाम था जेम्स एंड्रू रैमजे था। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की थी। हड़प नीति के तहत सबसे पहले उन्होंने सतारा को हड़पा, फिर जैतपुर और संबलपुर को 1849 में हड़पा, बगात को 1850 में हड़पा, उदयपुर को 1852 में हड़पा इन्होंने, झांसी को 1853 में हड़पा, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में, अवध को 1856 में इन्होंने क्या किया, हड़पा। उसके बाद 1857 का रिवॉल्ट हो जाता है।
लॉर्ड एलन बैरो के काल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड एलन बैरो के टाइम पे इसने पहले एंग्लो अफगान युद्ध का परिणाम था। भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन को है ना लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाया था, जो बॉम्बे से थाने के बीच चलती थी, जिसको ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कहा जाता था। ठीक। ब्रिटिश राज्यों का आखिरी बार विस्तार जो हुआ था वो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था, जब उन्होंने बर्मा को जीत के इंडिया में मिला लिया था। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो बना था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बना है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लॉर्ड कैनिंग ने पास करवाया था 1856 में, इसके पीछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी का भी हाथ है। एंड देन फिर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ा था, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़ा था। लॉर्ड एलन बैरो ने भारत में दास प्रथा को बैन करवाया। एलन बैरो ने स्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। पेशवा का जो पद है वो तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त कर दिया था। पेशवा का कोई पद नहीं होगा। तो भारत में जो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो ने चालू करवाई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो ने चलाई थी। लेकिन लॉर्ड रिपन ने साइंटिफिकली तौर पर 1881 में इसको चालू करवाया था। ठीक है, 1981 को जनसंख्या विस्फोट का ईयर कहा जाता है। एंड देन फिर लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान, और लॉर्ड मेयो एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिसकी हत्या उसी के कार्यकाल में कर दी गई। अंडमान और निकोबार में एक कैदी ने उसकी हत्या कर दी थी। भारत में जो सबसे लंबे समय तक रहा था वो रहा था लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद रहा था लॉर्ड हार्डिंग, एंड देन फिर लॉर्ड डफरिन रहा था। फिर भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, जहाँ पे यूरोपियंस के बारे में इंडियन जजेस क्या करते फैसला नहीं सुना सकते थे। लॉर्ड रिपन को भारत में सबसे आए वायसरॉय में सबसे उदारवादी इसलिए माना जाता है कि उसने पहला फैक्ट्री अधिनियम पास करवाया, जहाँ पर 7 साल से कम के उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता था, और 7 से 12 साल के बच्चे तथा महिलाओं को प्रतिदिन 9 घंटे और महीने में 4 अवकाश देने की बात कही थी यहाँ पे। एंड देन आता है फिर भारतीय पूरा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बनाया था लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के कार्यकाल की तुलना औरंगजेब से की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के कार्यकाल की घोषणा औरंगजेब से की है। एंड देन फिर अब पढ़ते हैं फूट डालो और राज करो की नीति कौन लेके आया था, तो लॉर्ड कर्जन ही लेके आया था। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ही लेके आया था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पे पास किया था, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे। लॉर्ड लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर एंड प्रेस एक्ट पास किया गया था। लॉर्ड लिटन के टाइम पे ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम हुआ था, जो सबसे दूसरा सेकंड इंडिया में सबसे ज़्यादा रहने की बात कही है। तो मतलब किस वाइसराय के समय भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि देना चालू हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के टाइम ही चालू हुआ था। लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या होता है कि खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि देना जो है वो चालू कर दिया जाता है, और महारानी विक्टोरिया को भी राय बहादुर सॉरी राय बहादुर की उपाधि दी जाती है इंडिया में, शायद ऐसे ही कुछ था, वो देख लेंगे जब आएगा तब। एंड फिर अब देखते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था। तो होम चार्जेस क्या होता था, संपत्ति दोहन का एक महत्वपूर्ण अंग था। होम चार्जेस में क्या था कि भारत सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर जितना खर्च किया जाता था वो इंडियन सेक्रेटरी पैसा देते थे, मतलब भारत के ऊपर उसको खर्च किया जाता था। ठीक। इम्पीरियल प्रेफरेंस का मतलब क्या था कि जो इम्पोर्ट आयात की हुई जाने वाली चीज़ों पर कोई छूट बताता था, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता था, उन पे कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक। स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी जागीरदारी मालगुजारी और बिस्वेदारी क्या है, ये एक भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त को बताता है, जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1893 में लागू करवाया था। सॉरी 1793 में लागू करवाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको 1793 में इसको क्या करवाया था, लागू करवाया था। जो लागू हुआ था बंगाल बिहार उड़ीसा यूपी के बनारस तक इसको लागू करवाया था। इसमें क्या कहा गया था कि जमींदारों को ज़मीन का मालिक घोषित कर दिया गया था और उनको ना टैक्स देना होता था।
तो मतलब 60% कलेक्ट करते थे, जिसमें से वो 50% अंग्रेज़ों को देते थे, 10% अपने पास रख लेते थे। 100 में से 60% कलेक्ट करते थे, 50 अंग्रेज़ों को देते थे, 10 अपने पास रख लेते थे। तो स्थायी बंदोबस्त जो किया गया था वो ज़मींदारों के साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ज़मींदारों के साथ किया गया था। बिहार में स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि वहाँ पे ना उनको रेवेन्यू बढ़ाना था। बिहार में तो भाई रेवेन्यू बढ़ाना था, बिहार में इसलिए लागू किया गया था, बिहार में रेवेन्यू बढ़ाना था। अब बताते हैं बिहार और बंगाल भूमि पर किराएदारी अधिनियम क्या था। 1885 में जो बिहार बंगाल किराएदारी अधिनियम आता है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे स्थायी बंदोबस्त आया है, तो मतलब इनके पास ज़मीन कम पड़ने लगे, ज़मींदारों से काम करो, तो ये क्या करते थे, लोगों को कम पैसा देकर मजबूर कर थे। इसलिए ना बंगाल बिहार किराएदारी अधिनियम आया, 1885 में आया। बंगाल बिहार किराएदारी अधिनियम कितने में आया? तो 1885 में बंगाल बिहार किराएदारी अधिनियम आया। ठीक है, जहाँ पे किराएदारों के एरिया को डिस्क्राइब किया गया। फिर आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले रीड और मुन्नू का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे 50% डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। तो ये क्या किया गया था, इंडिया के इस वेस्टर्न रीजन में, मतलब वेस्टर्न और सदर्न रीजन में इसको लागू किया गया था, जहाँ पर से टैक्स वसूला जाता था। ठीक। तो असम की सबसे पहली टी कंपनी जो अभी भी असम कंपनी अभी तक काम करे। ड्रेन थ्योरी क्या था? ड्रेन थ्योरी या अफवाह का सिद्धांत या निकासी दोहन का सिद्धांत क्या था? ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ड्रेन थ्योरी किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने क्या दिया था? ड्रेन थ्योरी दिया था। दादा भाई नौरोजी ये बोले थे कि ब्रिटिश सरकार भारत को खोखला कर रही है। कहने का मतलब जितना भारत में चीज़ों का इंपोर्ट नहीं किया जा रहा, उससे ज़्यादा वो क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। तो इन्होंने 2-3 बुक भी लिखी थी, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, ऑन द कॉमन्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। और इसी को थ्योरी ऑफ डाउन मतलब थ्योरी ऑफ ड्रेन थ्योरी को ही क्या कहा जाता है? तो ड्रेन थ्योरी को आर्थिक दोहन का सिद्धांत कहा जाता है, निकासी का सिद्धांत कहा जाता है। तो ड्रेन थ्योरी से ना इत्तेफाक नहीं रखते थे, सर सैयद अहमद खान ड्रेन थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते थे। वो कहते थे कि भारत में जब मुसलमानों का डेवलपमेंट तब तक होगा जब तक ब्रिटिश भारत में है। तो किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति बहुत घिनौनी है? तो वो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है बहुत ही ज़्यादा घिनौनी है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने का कारण किसको कहा जाता है? सर आर्थर काट को सिंचाई इंजीनियर जो थे, इनको दक्षिण भारत में राज्यों की सिंचाई के लिए उल्लेखनीय कार्यों के लिए इनको याद किया जाता है, इनको याद किया जाता है सर आर्थर काटन को। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासन में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ था? तो वो हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ था। दादा भाई नौरोजी 1885 में, दादा भाई नौरोजी 1865 में वोमकेशन बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी बनाते हैं, जहाँ पे जो भारत के दुखों का प्रचार करे थे, लंदन में भारत के दुखों का प्रचार करे थे। तो उसके बाद लिबरल पार्टी इनको देख लेती है, तो लिबरल पार्टी इनको टिकट दे देती है। तो लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने एकमात्र भारतीय कौन है? तो और पहले भारतीय कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अब देखते हैं 1857 रिवॉल्ट के बारे में। तो 1857 की रिवॉल्ट जो हुई थी वो दिसंबर 1856 में जो चर्बी वाली बंदूक शामिल की गई थी, तभी से 1856 का रिवॉल्ट हुआ था। 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। तो बैरकपुर से मंगल पांडे विद्रोह चालू कर देता है। 1857 के रिवॉल्ट को 10 मई मेरठ से व्यापक शुरुआत होती है। 1857 रिवॉल्ट की 10 मई मेरठ से व्यापक शुरुआत हो जाती है। 1857 रिवॉल्ट का स्वाधीनता प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 का स्वाधीनता प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई पार्टिसिपेट करती है, जो इंग्लिश कमांडर कैप्टन हीरो से लड़ते हुए मारी जाती है। हीरोज अपनी बुक में लिखता है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई औरत में अकेली मर्द यही है, सोई हुए मर्दों में अकेली औरत यही है। कैप्टन हीरो से लड़ती हुई मारी जाती है। तो फिर उसके बाद अब देखते हैं कौन किसने कहाँ से पार्टिसिपेट किया था। तो कानपुर से पार्टिसिपेट करते हैं तात्या तोपे। नाना साहब पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका कमांडर इन चीफ तात्या तोपे था, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को मान सिंह ने पकड़वा दिया था। तात्या टोपे को किसने पकड़वा दिया था? तो मान सिंह ने इनको पकड़वा दिया था। तो अजीमुल्ला खां जो नाना साहब के सलाहकार थे, अजीमुल्ला खां कौन थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे। भारत सरकार ने आर सी मजूमदार को इसकी हिस्ट्री लिखने के लिए कहा था, रिवॉल्ट की हिस्ट्री लिखने के लिए कहा था, लेकिन जो उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर जगदीशपुर से कौन लड़ता है? तो राजा कुंवर सिंह 80 साल की एज में वो पार्टिसिपेट करते हैं। देन 1857 के रिवॉल्ट को उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब ने अपनी आँखों से देखा था।
1857 के रिवॉल्ट को जो शायर मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। और 1857 के रिवॉल्ट के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जिसकी जयपुर के सिंधियाओं ने बड़ी हेल्प की थी। लॉर्ड कैनिंग कहता है अगर जयपुर के सिंधिया भी उनका साथ दे देते तो मेरे को कल ही सामान लपेट कर जाना पड़ जाता। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाया गया था। 1857 रिवॉल्ट को ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनिटी के नाम से जाना जाता है और इंडिया में सिपाही म्यूटिनिटी के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश रूल एंड करके क्राउन रूल यहाँ पे लागू कर दिया गया था। ये 1 नवंबर 1958 को क्राउन रूल लागू कर दिया गया था यहाँ पे इंडिया में। ठीक। तो अब जो बंगल पांडे था वो कहाँ का सिपाही था? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 6th कंपनी में था। 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान, जो एंग्लो एंग्लो अफगान बैटल में लड़ता है, उसको क्या कर देता है? साहब आलम बहादुर का खिताब दे देता है और वो दिल्ली से लड़ रहा होता है। ठीक है, साहब आलम बहादुर की उपाधि दे देता है, बख्त खान को दे देता है। फिर 1857 के मतलब सबसे पहली घटना क्या हुई थी रिवॉल्ट की, कि सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा किया था और अंग्रेज़ों ने भी सबसे पहले कहाँ पे कब्जा किया? तो दिल्ली पर ही कब्जा किया था। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में, और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पे है? तो ग्वालियर में इनकी समाधि है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था बरेली विद्रोह का नेता। खान बहादुर को बहादुर शाह ने वायसरॉय नियुक्त किया था। ठीक। 1857 का विद्रोह लखनऊ से किसने लीड किया था? तो बेगम ऑफ अवध, जिस हजरत महल, जिन्होंने अपने बेटे को बनाने के लिए इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब विद्रोह में भाग लेने वाला ज़्यादातर मजदूर या अब ज़्यादातर सैनिक कहाँ से थे? तो अवध से थे। विद्रोह में भाग लेने वाले ज़्यादातर सैनिक अवध से थे। ठीक। जगदीशपुर से कुंवर सिंह पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी 80 साल की एज हो जाती है तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो असम से किसने लीड किया था? तो दीवान मनीराम दत्त ने किया था। तो 1857 में अंग्रेज द्वारा जोधपुर की सेना को किसने हराया था? अंग्रेज एवं जोधपुर की सेना को किसने हराया था? तो अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने इनको हरवा दिया था। अहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने इनको हरा दिया था। ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे कि किस राजवंश से अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधियाओं ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। ग्वालियर के सिंधियाओं ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। शिक्षित मध्य वर्ग ने विद्रोह में पार्टिसिपेट नहीं किया था। चित्तौड़ में विद्रोह नहीं हुआ था। चित्तौड़ में विद्रोह नहीं हुआ था। अब देखते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी जो अहमदुल्ला शाह जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फैजाबाद से ये क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन होता है। अंग्रेज बोलते हैं कि सारे लोग काफिरों में अंग्रेज के, ये कहते हैं कि सारे लोग अंग्रेज काफिरों के विरुद्ध हो जाए, अंग्रेजों को हरा दे। अंग्रेज इनके लिए 50,000 का इनाम रखते हैं और इसको कहते हैं साहसी, बहुत साहसी सैनिक है। फिर 1857 के रिवॉल्ट में बिहार में आरा, पटना, गया, दानापुर, एमपी, शाहाबाद, मुंगेर में रिवॉल्ट नहीं हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुंगेर में रिवॉल्ट नहीं हुआ था। 1857 रिवॉल्ट के समय बैरकपुर का कौन हेड होता है? कैप्टन जो होता है वो कैप्टन हैरी से होता है। रिवॉल्ट में इलाहाबाद में इमरजेंसी हेडक्वार्टर किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बना लिया था। और रिवॉल्ट के समय ब्रिटिश पीएम पामस्टन थे। ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो ब्रिटिश पीएम पामस्टन थे। रिवॉल्ट किसने षड्यंत्र का? तो ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था रिवॉल्ट को? कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र वाला काम है। रिवॉल्ट के ऊपर जो बुक लिखी थी वीडी सावरकर ने, जो अपनी बुक लिखी थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी, इसमें विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताई। बट 1857 के रिवॉल्ट का सरकारी इतिहासकार एसन सेन था, जिसकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित हुई। 1857 1957 में प्रकाशित हुई। सर सैयद अहमद खान ने 1857 रिवॉल्ट पर अखबार असबाब बगावत हिंद वाली बुक पब्लिश की थी। ठीक है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना पहला था ना राष्ट्रीय था ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था आर.सी. मजूमदार ने किया था, जब अपनी बुक लिखी थी द सपैर म्यूटिनिटी एंड द रेबेलियन ऑफ 1857। जब उन्होंने ये बुक लिखी थी तभी इस बारे में जिक्र किया था। तो 1857 रिवॉल्ट के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए नए रूप से पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग ने क्या किया था कि सैनिकों का जो हुआ था वो क्या हुआ था, जात पात, समुदाय और धर्म के आधार पर भारतीय सैनिकों की भर्ती की गई थी। जो कलकत्ता में इन सैनिकों का अनुपात 2:1 था और मद्रास में इन सैनिकों का अनुपात 3:1 था। ठीक है। एंड अनदर रिवॉल्ट के बाद भारतीय सैनिकों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांत से किया गया। पंजाब के उत्तरी प्रांत से इन लोगों का क्या किया गया? चयन किया गया था।
इन लोगों का चयन किया गया था, पंजाब के उत्तरी प्रांत से इन लोगों का चयन किया गया था। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर जो कहता है आधुनिक भारत में शिक्षा का। आधुनिक भारत में शिक्षा। आधुनिक भारत में जो शिक्षा है वो क्या किया गया था कि भारत में सबसे पहले जो मदरसा है अंग्रेजों द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में स्थापित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। 1781 में इसने बनवाया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, तो सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक है। जोनाथन डंकर द्वारा पहला महिला कॉलेज बनाया गया था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण माइकल मधुसूदन दत्त ने की थी। पहला अंग्रेज कौन था जिसने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, वो था चार्ल्स विलिंग्स था। सबसे पहले कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का ट्रांसलेशन किसने किया था, तो वो सर विलियम जोन्स था इंग्लिश में जिसने किया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए, तो 1813 का चार्टर एक्ट, बट वो 1835 के मैग्ना कार्टा से ही चलता है। देन उसके बाद आता है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या है, तो वुड डिस्पैच क्या है, 1854 में वुड डिस्पैच आया था जिसमें बोला गया था जो हमारे सेक्रेटरी थे इंडियन सेक्रेटरी उनका नाम था वुड, चार्ल्स वुड। उन्होंने क्या कहता है लंदन यूनिवर्सिटी की तरह कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी यूनिवर्सिटी बनाए जहाँ पे इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच को बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1854 में वुड डिस्पैच आया था जिसके बाद 1857 में क्या बनाया गया था, तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनाए गए थे। हंटर कमीशन क्यों आया था, तो हंटर कमीशन 1854 में आया था जिसने क्या था प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया था, प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया था। अब बात करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी, तो गुरुदास बनर्जी बनाते इसको 1906 में। सेडलर आयोग कब बनाया गया, तो सेडलर आयोग 1917 में बनाया जाता है। सेडलर जो होता है लीड्स यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, एमी सेडलर, जिन्होंने विश्वविद्यालय सुधार के लिए ये कमीशन बनाया था। सेडलर कमीशन किस लिए बनाया था, विश्वविद्यालय में सुधार करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में सुधार करने के लिए ये बनाया जाता है सेडलर कमीशन। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, इन्होंने लोक शिक्षा समिति की अध्यक्षता की थी। द थ्योरी ऑफ डाउनग्रेड फिल्ट्रेशन। द थ्योरी ऑफ डाउनग्रेड फिल्ट्रेशन या अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत क्या कहता है कि मैकाले का मानना था कि हायर एजुकेशन जो है हमेशा बड़े क्लास के लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि लोअर क्लास के लोगों के लिए होना चाहिए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी, तो 1835 के मैकाले के मिनट से। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के इस प्रस्तावक को माना था अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, कोलकाता बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी कब बनी थी, कोलकाता बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी 1857 को बनी थी, 1854 के मैग्ना कार्टा के बाद। किसने बॉम्बे में एक महिला कॉलेज बनवाया था, तो डी के कर्वे ने बनवाया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बी बाल गंगाधर तिलक ने की थी, डेविड हैरे के साथ मिलकर की थी। किसने भारतीय यूनिवर्सिटी में धार्मिक शिक्षा पर प्रबल जोर दिया था, तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सबसे पहले सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। चलो 10वां चैप्टर देख लेते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय जागृति का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद और पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर ने इन्हें अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जहाँ पर इनकी मौत हो जाती है 1833 में। इंग्लैंड में ब्रिस्टल में इनकी कब्र है। ब्रह्म समाज, इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था 1828 में, ब्रह्म समाज पर चालू किया था। और आत्मीय सभा 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया था। और भारतीय ब्रह्म समाज को किसने बनाया था, तो केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज को बनाया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पे, एक देववाद पर आधारित है। राजा राम मोहन ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। 19वीं सदी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने ज्ञान योग्य, कर्म योग्य, राजयोग्य बुक लिखी थी स्वामी विवेकानंद ने। शारदा मुनि कौन थी, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, इसको किसने कहा था, तो सिस्टर निवेदिता ने कहा था। वेदों की ओर चलो किसका नारा था, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसका नारा था, तो दयानंद सरस्वती का जो नारा था
के वेदों को और चलो। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। इन्होंने जो किया था, फाउंड किया था 1875 में फाउंड किया था, उन्होंने 1895 में फाउंड किया था। दयानंद सरस्वती को सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, घर वापसी का नारा दिया था। ज्योतिबा फुले के बारे में बात करें, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जिसको पूर्व पिछड़े वर्गों का उत्थान इस समाज, इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट वो था पृथ्वी पिछड़ों का सम्मान। गुजरात में जो मंदी प्रवेश आंदोलन हुआ था वो सत्यशोधक समाज ने ही करवाया था। देन बंगाल और में धर्म सभा 1830 में स्थापित की थी राधाकांत देव ने। महाराष्ट्र के सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, वो है गोपाल हरि देशमुख। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू करवाया था विष्णु परशुराम पंडित ने लागू करवाया था। पारसी के महान समाज सुधारक थे बैराम जी एम मालाबारी थे। पारसी के बड़े जो थे समाज सुधारक थे एम मालाबारी थे। बाल विवाह को लेके एज ऑफ कंसेंट एक्ट इन्होंने पास करवाया था। किसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा ये पास करवाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाया था। सती प्रथा को राजा राम मोहन रॉय ने बैन करवाया था 1829 में। 1843 का एक्ट 5 क्या है, भारत में दास प्रथा को बैन कर दिया गया था। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट किसने पास करवाया था, केशव चंद्र सेन ने पास करवाया था। उसके बाद आता है शारदा मनी शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आता है 1929 में आता है, जहाँ पे न्यायाधीश ने क्या करवाया था कि फीमेल की जो शादी की एज 14 और बड़ों की शादी की एज कितने लड़कों की 18 कर दी गई थी। इसमें बाल विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1826 को जूरी अधिनियम की आलोचना किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय में वही आ गया एल्बर्ट बिल विवाद, जहाँ पर मतलब इंडियन जज यूरोपियन को सर नहीं सुना सकते। अब यहाँ पर जो आता है राजा राम मोहन ने 1814 में आत्मीय समाज चालू किया था। 1828 में ब्रह्मो समाज चालू किया था। डॉक्टर आत्माराम पांडुक ने 1867 को प्रार्थना समाज चालू किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंड करवाई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड करवाया था 1905 में। ठीक है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, मुकुंद राव पाटिल ने करवाया था। नडारो द्वारा मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो 1893 में क्या हुआ था, बहुत बैटल लड़ा था। तो भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था, अगर एंशिएंट में पूछा जाए तो ज्योतिबा फूले, अगर करंट में पूछा जाए तो रामाबाई रनाडे। तो ज्योतिबा फूले ने महिला आंदोलन को चालू करवाया था। अगर ऑप्शन में रामाबाई रनाडे तो यही होगा। कहने का मतलब है कि रामाबाई रनाडे जो है वो एम जी रनाडे की वाइफ थी, वो एम जी रनाडे की वाइफ थी। इन्होंने क्या किया था कि जैसे ही विकल्प वगैरह में सेवा सदन नामक संगठन की भी स्थापना की थी रामाबाई रनाडे। दारुल उलूम के मतलब मौलाना शिबली नुमानी ने क्या बनाया था, दारुल उलूम बनाया था मौलाना शिबली नुमानी ने। देवबंद आंदोलन किसने चालू करवाया था, तो देवबंद आंदोलन को चालू करवाया था मोहम्मद कासिम ने चालू करवाया था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किससे समर्पित है, तो मंदिरों में भ्रष्टाचार को लेकर समर्पित है। हालीपत्ती क्या थी, तो हालीपत्ती बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। इसमें क्या क्या था, बरदौली एरिया में कपिल वस्तु जनजाति के लोग उस जाति की पुश्तैनी मजदूरी करते थे।